नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। आज हम बात करेंगे संविधान हत्या दिवस की, आपातकाल की इनसाइट दास्ता की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 25 जून 2025 को आपातकाल को लगे 50 साल पूरे हो गए। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी थी। 25 जून का दिन पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। आपातकाल के उस काले अध्याय को याद किया गया। भाजपा और कई अन्य सामाजिक संगठनों ने देश में संविधान हत्या दिवस के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया और लोगों को आपातकाल के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आपातकाल पर प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आपातकाल के 50वें वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल की यादों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए ताकि देश में फिर से तानाशाही शासन ना थोपा जा सके। आखिर आपातकाल के दौर में ऐसा क्या हुआ था कि 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी क्यों लगाई? क्यों देश की मीडिया और न्यायपालिका पर पाबंदी लगाई गई थी? क्यों इंदिरा सरकार ने आपातकाल लगाकर उस दौरान विपक्षी नेताओं और लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया था? ये सवाल महत्वपूर्ण है। इनसाइट में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने न केवल उस काल को, उस काले अध्याय को देखा, बल्कि उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था आपातकाल के दौरान। उन्होंने भी उन अत्याचारों को सहा है। खुद उनसे समझेंगे उस आपातकाल की कहानी को, उस दास्ता को। घनश्याम तिवारी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून का दिन मनाया गया, आपातकाल को याद किया गया, संकल्प लिया गया लोकतंत्र की रक्षा का। आप 25 जून का दिन कैसे याद करते हैं? क्या कुछ हुआ था आपातकाल के दौरान? क्यों आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया? देखिए, 25 जून 1975 को याद इसलिए करना जरूरी था कि उसके पहले की घटना पर जाइए जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। वो चुनाव अवैध घोषित किया और जस्टिस कृष्णा अय्यर सुप्रीम कोर्ट में जो वामपंथी विचारों के जज थे, उन्होंने स्टे नहीं किया। इसके कारण से उन्होंने बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 24 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण जी की बहुत बड़ी मीटिंग रामलीला मैदान में हुई थी। उस मीटिंग में मैं साक्षी था, जेपी मूवमेंट में था। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। गुजरात के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के ही थे, इंदिरा गांधी के, उनको हटाकर भ्रष्टाचार के कारण से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। और बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। उस छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी पर लाठियों से हमला किया गया था। तब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और फिर आंदोलन बड़ा हो गया। इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग की जाने लगी। इंदिरा गांधी जी ने त्यागपत्र देने के बजाय 24 जून की मीटिंग का बहाना बनाकर सारे देश में आपातकाल लागू किया। रात को 12 बजे 25 तारीख को, और सुबह सारे अखबार ब्लैंक आए। अखबारों में सेंसरशिप लगा दी, न्यायपालिका के अधिकारों को समाप्त कर दिया। 1 लाख से अधिक बड़े नेता, जिसमें सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों के नेता जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमे, दंडवते, सब के सब लोगों को जेलों में बंद कर दिया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया था। ये उसके बाद 19 से 21 महीने तक जो अत्याचार सारे देश भर में हुए, जो अत्याचार पत्रकारों पर हुए, इंडियन एक्सप्रेस का टावर ही गिरा दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी रुक लिया उन्होंने। ऐसे बहुत से पत्रकारों को भी बंद कर दिया था। बहुत से समाचार पत्रों के
अखबारों के ताले लगा दिए थे। सारे न्यायालयों के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों को उन्होंने सुपरसीड कर न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर लिया था और एक अध्यादेश जारी करके स्वयं के अवैध हुए चुनाव को बैक डेट से वैध घोषित कर लिया था। ये सारा कारण था जिसके कारण से उन्होंने आपातकाल लगाया अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। जी। सत्ता का मोह इतना हो गया कि उसको संविधान से ऊपर कर दिया और संविधान को समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पे। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो उस काले अध्याय को याद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव भी पारित किया। संविधान हत्या दिवस जो 25 जून है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों जरूरी है संविधान हत्या दिवस मनाना? देखिए, अभी जैसे बताया कि एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए पूरे के पूरे भारत को एक तरीके से कारागृह में, जेल में तब्दील किया गया। जी। बाहर भी स्वतंत्रता नहीं थी। जो जेल में गए थे वो तो गए ही थे, लेकिन बाहर की भी स्वतंत्रता खत्म हो गई थी। जिस तरीके से लोगों के घर गिराए गए, जबरदस्ती नसबंदी कराई गई, बहुत सारे बाकी घटनाक्रम। लेकिन मैं केवल संवैधानिक विषयों पर बोलूंगा मनोज जी। ये स्मरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज खास करके जब चर्चा होती है ना कि अरे लोकतंत्र खतरे में आ गया है, संवैधानिक अधिकारों को, मतलब प्रधानमंत्री को प्रश्न करते हुए, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए अपशब्दों का और गाली गलौज का प्रयोग करते हुए फिर बाद में कहते हैं हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, सारी स्वतंत्रता छीन ली है। जी। तो रियल इमरजेंसी होती क्या है? रियल इमरजेंसी में हुआ क्या क्या था? तो सारे के सारे मूलभूत अधिकार छीन लिए गए थे। मैं ऑर्गेनाइजर का संपादक हूं। उस ऑर्गेनाइजर के संपादक उस समय थे KR मलकानी जी। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की थी कि ऐसी संभावना बन रही है कि शायद आपातकाल लागू हो। तो उनको 25 जून को रात को 12 बजे ही बिना किसी मतलब उनके घर वालों को पता भी नहीं था कि उनको ले कहा जा रहा है। ये भी अधिकार नहीं था कि जो राइट टू बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि भाई वारंट है, उनको अरेस्ट किस आधार पर किया जा रहा है, कहां लेकर जा रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। उनके बेटे विक्रम मलकानी ने कल एक बहुत अच्छी उसके बारे में लेख लिखा है। तो ये जो काला अध्याय था लोकतंत्र के लिए, उसमें जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जी, इसको हमको ठीक से समझने की जरूरत है। ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए और वो पूरा का पूरा विपक्ष जेल में रहते हुए, कोई चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई है। कांग्रेस का एक खेमा जो है वो भी इसके साथ नहीं है, आपातकाल के साथ। ऐसे में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के आधार पर संविधान में ऐसे ऐसे बदल किए गए, न्यायपालिका के सारे अधिकार खत्म किए गए, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी की कॉन्सेप्ट लाई गई, सारे के सारे मूलभूत अधिकारों को निरस्त किया गया। इवन राइट टू लाइफ भी खत्म हो गया लोगों का। कितने लोग मर गए, कितने लोगों के परिवार इसमें नष्ट हो गए, कितने लोगों के व्यवसाय छूट गए, कितने लोगों की सरकारी नौकरियां गई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। भारत के प्रियम्बल में जो कि एक सैक्रेड सैंक्टिटी मानी जाती थी, उसमें भी बदलाव किए गए। हालांकि बाद में 44 में घटना संविधान संशोधन ने इसमें से बहुत सारी चीजें ठीक कर ली, लेकिन जिसको कह सकते हैं कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसको रखा गया, ये इस अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी हो, आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 39, आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के अधिकार, जुडिशियरी के अधिकार, सारे के सारे अधिकारों में मनमाने परिवर्तन किए और सारे के सारे अधिकार जो है वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में भी प्रधानमंत्री के हाथ में। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में गए बिना, कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आए बिना जी, राष्ट्रपति से पूरा का पूरा
इमरजेंसी थोपने के प्रस्ताव पर साइन करवाए गए। तो प्रफुल्ल जी। ये सारा संविधान की हत्या कैसे होती है उसको एक स्मरण कराना, ये केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं है, जी, ये बिल्कुल। केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, एक देश को अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए और उसके बाद का जो संघर्ष हुआ है उसमें बाद में बात करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके अलग अलग पहलू आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, जब हम संविधान हत्या दिवस की बात करते हैं, आज लोग चर्चा करते हैं कि संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, लेकिन 1975 25 जून को जो कुछ हुआ, जिस तरह के अत्याचार किए गए लोगों पर, संविधान को जिस तरह से कुचला गया, जो एक काला अध्याय है, आपने तो उसको भोगा है। किस तरह के अत्याचार किए गए थे लोगों पर? मैंने सुना है कि लोगों के नाखून खींच लिए गए थे, जेलों में कई महीने बंद रखा गया, खाना नहीं दिया गया, इलाज नहीं करवाया गया। जी, मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं 4 चीजों पे। जी। मैं सबसे पहले 24 तारीख की रात को जयप्रकाश जी की मीटिंग से रामलीला मैदान से सीकर पहुंचा और मैं सुबह उठकर कोर्ट में गया, वकालत करता था। मैं युवा संघ जनसंघ जो राजस्थान का था उसका अध्यक्ष था। तो मैं कोर्ट में जाकर बैठा और मुझे बुलाया कि एसपी साहब बुला रहे किसी काम से। मुझे पता नहीं था इमरजेंसी लगी रात को 12 बजे, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल वो नहीं थे। तो मैं वहां गया तो मुझे कहा कि आपको डीआईआर में गिरफ्तार कर लिया। मुझे गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल जयपुर में भेज दिया गया। और मैं जब पहला केस था हिंदुस्तान में जब मुझे डिस्चार्ज किया गया, वो मेरे पर प्रतिबंध लगाया था कि आप सरकार का तख्ता पलट रहे थे। तो मैंने जो उनका कहा साहब तख्ता कहाँ रखा हुआ था, बोले सीकर के जाट बाजार में तख्ता रखा हुआ था, उसको उलट रहे थे। तो फिर जज ने कहा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इनको डिस्चार्ज करने का। उन्होंने कहा कि तिवारी जी मैं आपको डिस्चार्ज कर रहा हूं, लेकिन मेरा कल क्या होगा पता नहीं है। और मैं आज कह रहा हूं कि तब से लेकर आज तक उन जज साहब का कोई पता नहीं। जी। तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज के बाद में जब संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया, तो झुंझुनू में 2 स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया था और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा था। तो मैं भूमिगत होकर काम कर रहा था, लेकिन मुझे निर्देश दिया गया कि जाकर उनकी मेडिकल कराओ। तो उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुरेश एच माथुर की कोर्ट में पेश किया। मैं जाकर पेश हुआ। उस कोर्ट में कोटवाल और डीएसपी ने आकर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने मुझे कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले गए और जज कुछ नहीं बोला। और वहां जाकर अपने कमरों में इतना मारा कि मुझे मरा हुआ समझकर रेल के डब्बे में डाल दिया। 110 से अधिक चोटें मेरे शरीर पर आई थी। उसके लिए जयप्रकाश जी, अटल जी सब ने जेड़ो मेंशन किया था, वो काम हुआ। उसके बाद में मैं सीकर में जो मुझे रेल के उसे उतारा गया तो मैं हॉस्पिटल में गया तो मीसा का वारंट आ गया। घायल अवस्था में मुझे हॉस्पिटल से भगना पड़ा और अंडरग्राउंड रहकर हमने काम किया। एक मेरा ऐसा काम नहीं हुआ। राज्यसभा के दूसरे सदस्य राजेंद्र गहलोत, वो जोधपुर से हैं, उनको बिजली के करंट लगाए गए। एक नहीं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार का किया गया। और फिर उसके बीच में मैं कहना चाहूंगा कि जो 42वां संविधान संशोधन की बात आई है, उसमें प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 16 आत्मा है उसमें छेद किया गया उन्होंने। उसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द नहीं थे, संविधान की मूल भावना के खिलाफ थे। उन शब्दों को उसमें जोड़ा गया और सारे 15, 18, 19 सब कुछ बदलकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर चुनाव हो या नहीं हो कर और ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को किया गया। मेरे बारे में, उसके बारे में एकमात्र आदमी हूं जिसके बारे में विधानसभा की प्रोसीडिंग में ये लिखा हुआ है कि घनश्याम तिवारी, एक वकील गया था, बोले गुमानमल जलोढ़ा, और जब गुमानमल जलोढ़ा विधानसभा में मेरे बारे में बोलकर बाहर निकले तो उनको मिसा में गिरफ्तार कर लिया। ये गुमानमल जलोढ़ा जो सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने घनश्याम तिवारी को मारा था, उसके बारे में विधानसभा में बोला तो बाहर निकलते मुझे गिरफ्तार कर लिया। फिर भैरों सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने एक लेख लिखा कि घनश्याम तिवारी को कैसे मारा गया। ऐसे बहुत उदाहरण थे। तो मेरा एक उदाहरण नहीं था, हजारों स्वयंसेवकों के, हजारों कार्यकर्ताओं के जो उदाहरण थे। तो ये हमने आपातकाल उसमें भोगा। अमर जो नसबंदी हुई, उस नसबंदी में 70 वर्ष से ऊपर के लोगों की नसबंदी कर दी, महिलाओं को नसबंदी कर दी।
13-15 वर्ष के बच्चों की नसबंदी कर दी। इतना बड़ा अन्याय इसी प्रकार से तोड़ने के नाम पर, सफाई के नाम पर हजारों गरीबों के मकान तोड़ दिए गए। और वो केवल काली रात्रि नहीं थी, रात भी काली थी और दिन भी काला था। वो ऐसा काला समय था जिन लोगों ने भोगा। अब ये संविधान के हत्या दिवस क्यों मना रहे? दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जिन्होंने सत्याग्रह किया था आजादी के लिए जी, एक दूसरे वो हैं जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन किया। वो लोकतंत्र सेनानी है। उनके कारण से आज लोकतंत्र है। इसलिए ये जो लोग कहते फिरते हैं कि संविधान बदल रहा है, संविधान बदल रहा है, संविधान को तो आपने आपातकाल में 42वां संविधान संशोधन करके लघु संविधान बना दिया था। वो तो जनता पार्टी ने 44वां, 43वां, 46वां संशोधन किया। उसके कारण से आज चुनाव हो रहे हैं, आज अवधि नहीं बढ़ रही है। इसलिए संविधान हत्या दिवस नई पीढ़ी को ये बताने के लिए कि लोग स्वतंत्रता के सेनानी थे, ये लोकतंत्र सेनानी हैं। इन्होंने सत्याग्रह करके जेलों में जाकर सारे काम सहकर संविधान की रक्षा करी। इसलिए इसको बताया। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे लोकतंत्र सेनानियों की वजह से ही देश का संविधान सुरक्षित है। प्रफुल्ल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि 25 जून 1975 के बाद जब इमरजेंसी लग गई थी, उसके बाद करीब 2 साल तक जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने मनमानी की, जिस तरह से संविधान को बदला गया, न्यायपालिका पर पाबंदी लगाई गई, मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, लेकिन इसके खिलाफ देश की जनता खड़ी हुई, चाहे समाजवादी हों या जनसंघ के लोग हों या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। आप इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि बात चाहे संघ के प्रकाशन की हो या स्वयंसेवकों की हो, लाखों लोगों को जेल में बंद किया गया। आप भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, इसके संबंध में स्वयं जयप्रकाश नारायण ने विस्तृत रूप से बोला भी हुआ है, लिखा भी हुआ है। उन्होंने बाद में ऑर्गेनाइजर में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उस संबंध में उन्होंने कहा है। जैसे उन्होंने एक जगह पे कहा कि नानाजी देशमुख नहीं होते तो शायद मैं नहीं बचता, नानाजी ने मेरे लिए लाठियां खाई। जी, नानाजी उस समय जनसंघर्ष समिति के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, संघ के एक प्रमुख प्रचारकों में से थे और जनसंघ के एक तरीके से केंद्रीय मंडल में, कार्यकारी समिति में होने के कारण वो जनसंघर्ष समिति का भी हिस्सा थे। तो जब आपातकाल उठ गया और ऑर्गेनाइजर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि संघ की यदि जमीन पर ताकत नहीं होती तो यह सत्याग्रह और आंदोलन यशस्वी नहीं होता। यदि संघ क्रांतिकारी नहीं है तो कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता। संघ यदि फैसिस्ट है तो मैं भी फैसिस्ट हूं। इतनी प्रखर भाषा में उन्होंने बोला है। वो केंद्रीय ये रोल क्या है ये समझना जरूरी है। जी, देखिए, उस समय तक संघ की जो ताकत थी संगठन के लिए, संगठन खड़ा करने की, उसका महत्व किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप थी, संघ के पारिवारिक जो संबंध थे, उन पारिवारिक संबंधों ने, क्योंकि वो तो कोई एक लीगल स्ट्रक्चर था नहीं जिसको डीआईआर या मिसा के अंतर्गत मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 2 एक्ट लाए थे जिसके आधार पर एक सामूहिक किसी भी एक्शन के लिए मना किया था। सिविल लिबर्टी सारी छीन ली गई थी, जुडिशियरी के सारे अधिकार खत्म कर दिए थे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। इन 5 में कहीं पे भी संघ ने जितना पीसफुल सत्याग्रह और उसका नेतृत्व किया, और केवल संघ के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने नहीं, उनके परिवारजनों ने भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया। महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। कितनी सारी महिलाएं थी जो भूमिगत कार्यकर्ताओं को मतलब उनका पति, उनका बेटा खुद जेल में है और वो प्रचारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मदद कर रही है। छोटे बच्चे को गोद में लेकर जो अंडरग्राउंड पैम्पलेट्स छप रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को एक बैग में या एक गठोड़ी में सर पे लेकर पहुंचाने का व्यवस्था कर रही है। तो ये जो संघ का जो सूचना तंत्र उसने काम किया, उसके कारण ये संघर्ष, एक समाज में विश्वास पैदा हुआ कि इस डिक्टेटरशिप के विरोध में जो 352 आर्टिकल का दुरुपयोग करके लगाई गई है,
एक प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कोर्ट के निर्णय के विरोध में, तो उससे हम लड़ सकते हैं, ये विश्वास दिलाने का समाज में काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। और उसी कारण से ये सारा जनता पार्टी का आंदोलन भी खड़ा रहा। बाद में लोकतांत्रिक तरीके से इंदिरा गांधी को लोगों ने हटाया भी। तो ये एक गौरवपूर्ण भारत के लोकतांत्रिक इतिहास है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि ये काला अध्याय थी, जी, ये भी समझना। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, अगर हम बात करें आपातकाल के दौरान आंदोलन की और लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान की रक्षा की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका उस कालखंड में रही है। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूँगा, क्योंकि बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है, उनके नेतृत्व में उनकी सरकार ने एक पहल की, देश में 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि नई पीढ़ी इस बात को समझे कि किस प्रकार से आपातकाल देश पे थोपा गया। एक इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए कैसे संविधान का उल्लंघन किया, हनन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि उन्होंने कई तरह से इस मोर्चे को संभाला और लोगों को लामबंद किया, लोगों को जोड़ा, संविधान की रक्षा के लिए आपातकाल के खिलाफ खड़ा किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी की भूमिका को? देखिए, प्रधानमंत्री जी की दो भूमिकाएं। एक भूमिका है उनकी आपातकाल के समय की। उस समय संघ के प्रचारक के रूप में मैं आपको एक बात याद करना चाहता हूँ। उस समय जमायते इस्लामी के लोग भी बनते, सीपीएम पार्टी के लोग भी बनते, सारे बनते। उनके संस्मरणवाद में छपे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो हम बाहर नहीं आ सकते थे। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के ढांचा उस समय ध्वस्त हो चुका था। केवल संघ का ही एकमात्र तंत्र था जिसके कारण से लोग खड़े हुए और लोगों ने सत्याग्रह किया। लोगों ने, साहब, जैसे मोदी जी के बारे में आपने पूछा, मोदी जी संघ के प्रचारक गुजरात में थे, उनकी डायरी कल प्रकाशित हुई है, उसमें बहुत सी बातें आ गई, लेकिन बहुत सी रह गई है। राजस्थान में भी वो गुजरात से छपा छपा कर अंडरग्राउंड पर्चे भेजते थे, जिनको हम बांटते थे हम लोग। तो उन्होंने भेष बदलकर, गिरफ्तार न होकर भी सारे इसका नेतृत्व किया और देश भर में गुजरात उस समय केंद्र बन गया था कि संघ के स्वयंसेवकों को किस प्रकार से कैसे छपाकर भेजना, प्रिंटिंग करना, वो करना। और ये तो उनका था उस समय का। अब जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जो काम किए और जो संविधान को सलाम किया, उन्होंने प्रणाम किया, सर के लगाया संविधान को, उस संविधान को बचाने के लिए उन्होंने आइंदा कोई नहीं कर सके, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया। क्यों मनाया? वो कह रहे हैं कि भाई संविधान की हत्या करी किसने और संविधान के रक्षक कौन है। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में इस समय भारतीय संविधान के सबसे बड़े संरक्षक अगर कोई है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये अभियान चलाकर उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को ये सचेत करने का काम किया है कि फिर कोई तानाशाह आकर भारत के लोकतंत्र पर हमला नहीं कर सके। इसलिए ये क्रांतिकारी विचार लोगों तक चले जाए कि किस प्रकार लोगों ने जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति, अटल बिहारी वाजपेयी जी किडनी खराब करना और सारे लोगों को दवाई नहीं देना, ये सारे काम करना, तो इन सब बातों को आम जनता तक पहुंच जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं था। देशभक्त संस्था थी, समाज में चरित्र निर्माण का काम करती थी, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। और उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते और संघ के स्वयंसेवक नहीं लड़ते और संघ के स्वयंसेवकों का नेटवर्क नहीं होता। मुझे ध्यान है, हमारे एक मित्र थे, वो नहीं है, उनका फ्रैक्चर हुआ था, वो रेल की पटरी के सारे जा जाकर रेलवे स्टेशनों पर रोटी बांटने के नाम से पर्चे बांट कर आते थे। मदन लाल जी सैनी, जो अब स्वर्गीय हो गए, एमपी भी रहे हैं, उन्होंने, बहुत लोगों ने काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की दो भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका थी जिसमें कभी सरदार का वेश करके, कभी स्वामी का वेश करके, कभी पैंट वैंट पहन करके, कभी दाढ़ी मुंह साफ करके उन्होंने भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपने आप को प्रकट किया और आंतरिक रूप से चल रही इस स्वतंत्रता के आंदोलन को, लोकतंत्र के आंदोलन को मजबूत किया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में आज वो उसके नायक बनकर भावी पीढ़ी को आगाह कर रहे हैं कि देखो, ये जो लोग घूम रहे हैं ना लाल किताब लिए संविधान की, ये भूल गए। हमारे राजधानी में कहावत है कि फूला बाई भूल गई और गैल का दिन भूल गई। मतलब
कि ये फूलाबाई का मतलब एक व्यक्ति का नाम फूलाबाई था कि वो फूल गई मतलब मोटी हो गई, और पिछला जो उन्होंने काम किया था उसको भूल गई। तो जी ये कांग्रेस पार्टी की भूल को याद दिलाने का काम वो कर बिल्कुल रहे घनश्याम तिवारी जी, नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किन लोगों ने देश के संविधान का एक तरह से उल्लंघन किया, हनन किया, देश के संविधान को ताक पे रखा, संसद को भी जिस तरह से इस्तेमाल किया अपनी सत्ता बचाने के लिए। ये भी देश की पीढ़ी को समझना है और देश की पीढ़ी को ये भी जानना है कि किसने देश के संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, ईमानदारी के साथ कौन काम कर रहा है। प्रफुल्ल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि यह मुद्दा वैचारिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उस कमेटी ने जो संविधान बनाया था, उसमें धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द नहीं जोड़े गए थे, ये इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए, और उसके बाद के भारत में छद्म धर्मनिरपेक्षता जैसा मुद्दा भी उठ के उभर के सामने आया। तो प्रस्तावना में जो फेरबदल किया गया वो क्यों किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ? देखिए मनोज जी, इसमें दो लोग महत्वपूर्ण नाम हमको ध्यान में रखने चाहिए। जस्टिस JL सिन्हा, जो जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में जजमेंट दिया और उनकी रायबरेली से जो सदस्यता थी संसद की उसको बर्खास्त किया, और दूसरे थे सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में डिसेंटिंग नोट दिया था, वो HR खन्ना। दुर्भाग्य से इनको कभी भी आगे प्रमोट नहीं किया गया, सुपरसीड किया गया उनके नीचे को, जुडिशियरी को। यदि सही में ये समझना है कि जुडिशियरी को अपने स्वार्थ के लिए यूज, मिसयूज, अब्यूज कैसे करना है, तो ये सारे इस कालखंड में हुआ। जुडिशियरी के सारे अधिकार निकाल दिए गए। इस कालखंड में एक महत्वपूर्ण काम, जैसे घनश्याम जी ने बताया, तो प्रधानमंत्री उस समय एक भूमिगत कार्यकर्ता के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते उन्होंने जो किया वो किया ही। उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है। 1978 में आपातकाल हटने के बाद गुजराती में संघर्षमा गुजरात की सारे घटनाक्रम और किस किस तरह के अन्याय हुए उसका एक संकलन उन्होंने छापा। अब आपने वैचारिकता की बात की, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये दो शब्द उसमें लाए गए। हालांकि अभी कोर्ट ने ये कहा है कि भारतीय दृष्टि से उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा में क्या हुआ था? संविधान सभा में इन दोनों शब्दों पर चर्चा हुई थी और बाबा साहब ने उसका उत्तर दिया था कि ये शब्दों की हमको आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य हमेशा से सेक्युलर रहा है, राष्ट्र सेक्युलर नहीं हो सकता। और ऐसे में यदि हमारा सर्वधर्म समभाव, यदि ये हमारा मूल आत्मा है, तो वो हमारी हिंदू संस्कृति में हमेशा से रही है। भारत में हमेशा से सारे धर्मों को समान रूप में देखा है। सोशलिज्म ये भी कंसेप्ट जो है ये भारत के लिए उपयोगी नहीं है, ये भावी पीढ़ियों पर व्यवस्था थोपनी नहीं चाहिए, ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। लेकिन किसी की डिमांड नहीं थी, कोई पार्लियामेंट में प्रस्ताव नहीं था, इस पर वोटिंग नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये शब्द जोड़े गए और इसके आधार पर जो राजनीति हुई। मनोज जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, हम लोग मीडिया के लोग हैं, एकेडमिक के लोग हैं, एक एक्सरसाइज करें। 1949 से लेकर, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर 1975 तक सेक्युलरिज्म ये नाम का शब्द नहीं था। 1975 में ये शब्द डाला गया। 1949 से 1975 में हमारी राजनीति ये ज्यादा पंथनिरपेक्ष थी या 75 के बाद हुई, इसका विश्लेषण करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इस शब्द का जितना दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए किया गया, अपीजमेंट के लिए किया गया, एक मुस्लिम कट्टरतावाद जो पार्टीशन के बाद खत्म होना अपेक्षित था उसके लिए किया गया, उसका एक पुनर्जागरण करने के लिए यूज किया गया, उस संदर्भ में मुझे लगता है कि इसका ठीक से आकलन, समीक्षा होनी चाहिए। बाकी हम तो ऐसे संस्कृति रहे हैं कि इन शब्दों का भी भारतीयकरण हम कर लेते हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर संविधान की आत्मा पर जो चोट हुई थी उसको ठीक से समझना और उसमें जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, इनका किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ने दुरुपयोग किया, क्योंकि ये स्तंभ होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जब 3 स्तंभों के अधिकार खत्म करके एक स्तंभ के हाथ में आ जाते हैं तो वो डिक्टेटरशिप कहलाती है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में और डिक्टेटरशिप से रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में भारत ने ये 2 साल के कालखंड में कैसे किया,
का ये अध्याय है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपातकाल का दरअसल जो दौर रहा है वो इसका इतना काला अध्याय रहा है कि इस पे घंटों चर्चा की जा सकती है। जिस तरह के आम लोगों पर अत्याचार किए गए, कैसे लोगों संविधान को कुचला गया, इस पे घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। इस काले अध्याय को देश कभी नहीं भूलेगा। आप दोनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।